गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वंदे मातरम। बच्चों, मैंने हिस्ट्री के 2 लेसन आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। आज अपन नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है समानता। देखिए बच्चे, समानता क्या होती है, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या व्यवसाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यही हम आगे के मतलब इस पूरे लेसन में आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। समानता लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है। समानता लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे। यह क्या है, ये क्यों आवश्यक है, यह हम नीचे पढ़ेंगे। लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ते हैं। पहला है, देखो बच्चों, पहला पॉइंट है हमारा मताधिकार की समानता। मताधिकार यानी वोट देने की समानता। भारत में चाहे कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बूढ़ा हो या जवान हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को मताधिकार प्रदान किया गया है। देखिए, भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, उसका शिक्षा का स्तर कैसा भी हो, चाहे वो अनपढ़ हो या बहुत अधिक पढ़ा लिखा हो, उसको भी वोट देने का अधिकार होता है। जो अनपढ़ होते हैं उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। उसकी जाति, व्यक्ति की जाति चाहे कैसी भी हो, वो चाहे उच्च जाति का हो या नीच जाति का हो, उसको वोट देने का अधिकार होता है। वे गरीब हो या अमीर हो। इसे जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, 6th क्लास की पुस्तक में भी आपने पढ़ा समानता के बारे में, तो इसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जानते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित होता है। इसका मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है, इसका मतलब क्या होता है? समानता का अधिकार, यानी कि सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखा जाता है। उनके ऊपर मतलब किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार होता है। वह उसको वोट देने का हकदार होता है। देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा अन्य प्रकार की असमानता। जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। भारत के अंतर्गत व्यक्तियों को, चाहे वो उच्च जाति का है, लेकिन फिर भी उनके साथ भी असमानता का व्यवहार हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि जो उनका व्यवसाय अगर निम्न प्रकार मतलब कोई नीचा व्यवसाय करता है वो आदमी, तो उच्च व्यवसाय वाले जो लोग हैं वो निम्न व्यवसाय वाले लोगों के साथ में भी असमानता का व्यवहार कर देते हैं। तो यही इसी के अंदर बताया गया कि निर्धन होने के अतिरिक्त निर्धन व्यक्तियों के साथ तो असमानता का व्यवहार किया जाता है, लेकिन व्यवसाय के आधार पर भी लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है। तो भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। भारत में जो असमानताएं चल रही है, उनमें से सबसे प्रमुख अहम कारण है जातिगत व्यवस्था, यानी कि जाति के आधार पर लोगों के साथ में बहुत अधिक भेदभाव किया जाता है। जब बच्चों आप गांव में जाकर देखोगे तो यह भेदभाव अभी भी वहां पर प्रचलित है। मतलब गांव के लोग, उच्च जाति के जो लोग हैं, वो निम्न जाति के साथ में जातिगत भेदभाव करते हैं। आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि शहर के लोग पढ़े लिखे हैं और वह जाति के आधार पर वहाँ पर भेदभाव नहीं करते होंगे, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखती है। लेकिन जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके जो लोग शहर में रह रहे हैं, वो लोग भी जातिगत भेदभाव को मानते हैं। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ के हम ये समझते हैं कि मतलब बच्चों के साथ में, स्कूल में पढ़ने वाले दलित बच्चे के साथ में किस प्रकार का भेदभाव किया गया। दलित एक ऐसा शब्द है, दलित किसको कहते हैं?
निम्न जाति के लोग, गरीब बच्चे जो होते हैं उनको हम दलित वर्ग कहते हैं। जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लेते हैं दलित शब्द को। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। अब इस कहानी को हम नीचे समझते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। उनकी आत्मकथा जूटन में वो लिखते हैं, यानी कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वे स्वयं ही लेखक हैं और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है जूटन। उसमें वो लिखते हैं कि वो जब स्कूल जाते थे तो उन्हें मतलब दूसरे लोगों से अलग बिठाया, दूसरे लोगों के जो अमीर जो लोग के जो बच्चे थे उनसे उनको दूर बिठाया जाता था, ज़मीन पर बिठाया जाता था और जो चटाई बिछाई जाती थी वह भी उनकी जहाँ पर वो बैठते थे वहाँ तक आते आते वो चटाई भी उनके छोटी पड़ जाया करती थी और उनसे जाति का भेदभाव किया जाता था क्योंकि वह गरीब बच्चे थे। जब वे कक्षा 4 में थे तो प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल के खेल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। अब जो मतलब अमीर बच्चे थे वो तो कक्षा में पढ़ रहे थे, ऊंची जाति के जो लोग बच्चे थे वो तो कक्षा में पढ़ रहे थे, लेकिन ये इनको जो प्रधानाध्यापक थे उन्होंने मतलब खेल के मैदान पर झाड़ू लगाने के लिए कहा। अब ये मतलब बेचारे उनके आंखों में मुंह पर पूरे धूल छा गई और पसीने में हो गए, उनकी कमर दर्द होने लग गई, लेकिन फिर भी वो झाड़ू लगाते रहे। अब ये 2-3 दिन तक ये क्रम चलता रहा। तो ये क्रम कब खत्म हुआ? जब उनके पिताजी वहाँ से होकर गुजरे और उन्होंने देखा अपने बेटे को मैदान का झाड़ू लगाते हुए, तो उनको क्रोध आया और उन्होंने इसका सामना किया। वे उसका हाथ पकड़ के, ओम प्रकाश वाल्मीकि का हाथ पकड़ के बाहर ले आए, मैदान के बाहर, स्कूल के बाहर लेके आए और वहाँ से उन्होंने तीखे स्वर में मतलब कहा मास्टर से कि मास्टर ये बच्चा मेरा यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसा में पढ़ेगा और यही नहीं दूसरे दलित वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी इसी स्कूल में पढ़ेंगे। अब दूसरी कहानी देखिए। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की है। ये लोग बहुत मतलब अमीर थे, इनके पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये नहीं थे कि किराए का नहीं मतलब किराए का मकान ले रहे हैं तो किराया नहीं दे सकते हैं, किराए का मकान ले रहे थे तो किराया भी दे सकते थे, इनके पास बहुत पैसा था। लेकिन जब ये मतलब शहर में मकान ढूंढ रहे थे तो इन्हें जहाँ पर भी मकान लेने जाते थे तो इनसे भी इनका नाम पूछा जाता था और नाम पूछा जाता था तो वहाँ पर कोई भी बहाना बना देते थे लोग, क्योंकि इनको मकान नहीं देना था कि वो ये पूछते कि भाई आप मांसाहारी तो नहीं हो, आप मांस वगैरह तो नहीं खाते हो। इस तरीके से उनको जहाँ पे भी जाते थे इनको उनकी जाति के आधार पर इनको मकान नहीं दिया गया। इससे इनकी गरिमा को बहुत अधिक ठेस पहुँची। अब देखिए मानवीय गरिमा का मूल्य, हमारा थर्ड टॉपिक है मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं, यह आप समझ गए होंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को बहुत अधिक ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाया गया। अन्य बच्चे तो अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें झाड़ू लगवाया गया। कई कारणों से उनकी पिटाई भी बिना कारण के भी उनको मतलब पिटाई कर दी जाती थी। उनकी मतलब असमानता का उनके साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया जाता था। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते थे, किंतु जब उनके पिताजी वहाँ से होकर गुजरे और उन्होंने अपने बेटे को वहाँ पर झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्होंने साहस जुटाया और इसका विरोध किया। इसी तरीके से जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी बहुत चोट पहुँची थी। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। अब हमारा चौथा पॉइंट आता है भारतीय लोकतंत्र में समानता। चौथा पॉइंट क्या है? भारतीय लोकतंत्र में समानता। देखिए बच्चों, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है। राष्ट्र या राष्ट्र के नाम पर हमारे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी धर्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है।
इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग के हों या उनका व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो, उन्हें राष्ट्र के आधार पर सभी को समान माना जाएगा। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं होता था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। पहले जब हमारे देश में ये भेदभाव बहुत अधिक बढ़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर कोई कानून नहीं बनाया गया था इसके लिए, लेकिन अब हमारे देश में इस भेदभाव को मिटाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। प्रथम क्या है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति को समान माना गया है, चाहे वह उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, उच्च व्यवसाय करता हो, निम्न व्यवसाय करता हो, अमीर हो या गरीब हो, उसको समान दृष्टि से देखा जाएगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति कहीं भी जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों से पार्कों में, मंदिरों में, कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। सभी सड़कों का उपयोग कर सकते हैं, कुओं का उपयोग कर सकते हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। शासन ने जो समानता का अधिकार बनाया है उसको दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, समाज की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जैसे जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। जिनके साथ में, उन समूहों के साथ में जिनके साथ शुरू से ही असमानता का व्यवहार किया है, उनके लिए भी कानून ने उनके लिए भी कानून और सरकार ने मतलब ऐसे नियम बना दिए हैं और ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि उनके साथ में अब सभी के साथ में समानता का व्यवहार किया जाएगा। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। अब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था क्या होती है बच्चों? इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाता है। यानी कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने यह मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था चालू की गई है, इसमें क्या होता है कि सरकारी स्कूलों में जो दिन का जो भोजन होता है, लंच जो होता है, वह स्कूल में ही बनाया जाता है और सभी बच्चों को वहाँ पर ही दिया जाता है। इससे अनेक फायदे हुए हैं। इस कार्यक्रम से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चे अधिक संख्या में मतलब स्कूल में आने लगे कि भाई यहाँ पे दिन में भोजन मिलता है, तो अधिक संख्या में बच्चे यहाँ पर आके पढ़ने लगे। इसके साथ ही नियमित रूप से स्कूल आना शुरू हो गया उन बच्चों का, और नियमित रूप से आने लगे, स्कूल में प्रवेश लेने लगे गरीब बच्चे। और शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे तो वो वापस ही नहीं आते थे, तो ये भी उनको मतलब एक वो हो गया कि भाई अब लंच में यही खाना मिलेगा, तो वो घर नहीं जाते थे। और पहले बच्चे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आ गया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दिन में बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, तो अब उनको भी ऐसा नहीं करना पड़ता है। अब क्या है, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे एक साथ भोजन करते हैं। अब अमीर बच्चे, गरीब बच्चे, इसके साथ साथ ब्राह्मणों के बच्चे, नीच जाति के बच्चे सभी एक साथ भोजन करते हैं। तो जो छुआछूत जातिवाद का जो भेदभाव था वह भी इससे समाप्त हो गया है। कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित वर्ग की महिलाओं को रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं।
मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे हैं उन स्कूलों में से बहुत अलग हैं जहां दलित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समझने से इनकार करते हैं। मतलब जो निजी स्कूल है जहाँ पर कि अमीर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की व्यवस्था में और जहाँ पर दलित बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की व्यवस्था में अभी भी काफ़ी अंतर है। क्योंकि मतलब ये जो कानून बना दिया है कि भाई अब जाति के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी कई लोग इसको मानने से इनकार करते हैं। ये इसलिए हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म और अपंगता का व्यवहार करते हैं। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है, तभी जाके समानता का कानून स्थापित हो सकता है, समानता की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अब हमारा 5th वाला जो पॉइंट है, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत लोकतंत्र ही एक ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है? क्या केवल भारत ही है जहां पर कि असमानता का व्यवहार किया जाता है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है? सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। अन्य देशों में भी समानता के लिए कई रूप से संघर्ष किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन का मुख्य रूप से असमान बिताते हैं। जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। रोजा पार्क्स कौन थी? एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। वो जो सीट पे बैठे हुए थे उन्होंने गोरे व्यक्ति को सीट देने से मना कर दिया क्योंकि वो दिन भर के काम से बहुत अधिक थक गई थी। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही समर्थ रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उनको बहुत अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां वे सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। अब बच्चों, आपको ये वाला लेसन समझ में आ गया होगा। मुझे आशा है कि आपको ये वाला लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, वीडियो को देख लेना अच्छी तरह से। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आगे आपको करवा दूँ। धन्यवाद।